गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग मुगल साम्राज्य को देखेंगे, मुगल काल को देखेंगे। और मुगल काल पे हम लोग 3-4 उस पे एमसीक्यू हम लोग लेकर चलेंगे, जिससे कि तकरीबन आपको 100 सवा 100 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाए। और मुझे लगता है कि एक एक यूनिट से अगर आप 100-150 क्वेश्चन कर लेते हो तो सफिशियंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी क्वेश्चन के हर डायमेंशन को आप छू कर चल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने एंशिएंट में भी किया था। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक जो एंशिएंट में भी हम लोगों ने किया था, तो एंशिएंट में जो हम लोगों ने किया था तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन वहाँ भी हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें तो सल्तनत पीरियड में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था, काफ़ी कुछ देखा था। गजराज बेटा मैं अब यहाँ जो मुगल साम्राज्य को हम लोग देखते हैं, तो मुगल साम्राज्य में किन किन चीज़ों को, जैसे आप देखें तो आपका जो संस्थापक है बाबर, हुमायूं, फिर इसी में आपको सूर्य साम्राज्य के विषय में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से भी तो पूछा जा रहा है ना, प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा रहा है। अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, फिर मुगल प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, तो इन सब के विषय में हम लोगों को देखना है। यानी हम लोग जो प्रश्न करेंगे, ठीक है। अच्छा, रूम में पड़े पड़े बोर हो गए हैं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं बच्चों कि रूम में रहकर ही अगर पढ़ना है तो फिर घर से क्यों ना, है ना। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई बच्चा दिल्ली आकर घर छोड़कर बाहर आता है पढ़ने, तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है क्लास, और जब उसे क्लास भी ना मिले तो क्या बेचैनी होती है, मैं समझ सकता हूं। मैं उन बच्चों के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं कि जो बच्चे घर छोड़कर आकर और यहां भी रूम में ही बैठे हुए रह रहे हैं, तो मैं उनके दुख दर्द को समझ सकता हूं, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा भाई, पीडीएफ मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा। उसमें टेलीग्राम पे नहीं जा रहा है क्या? टेलीग्राम पे चला जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टेलीग्राम पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मुगल काल को हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहाँ आप देखोगे कि अब मुगल साम्राज्य में, तो यह आपका पहला प्रश्न है। चलिए अब तैयार हो जाइए आप लोग प्रश्न के लिए। तो आप लोग प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। आज का यह पहला प्रश्न है और लिटरेचर से रिलेटेड है। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है, जैसा कि कल आप लोगों ने किया था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया था। बाबरनामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बाबरनामा, अब्दुल रहीम खान एक खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान एक खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया। मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर, यह हैदर होगा, हैदर, मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ने उर्दू भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया। एल वेवरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उपरोक्त सभी। अब यहां पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाबरनामा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज। मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन उर्दू लैंग्वेज। एल वेवरिज ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल द एबव। अब यहां पे जो प्रश्न अगर आप लोगों ने किया होगा, मैं अभी प्री का क्लास करवाया था, प्री ओरिएंटेड क्लास, और उसमें भी मैंने पूरे डिटेल्स में बता तो दिया ही था बाबरनामा के विषय में। अभी जो मैंने क्लास भी लिया था प्री ओरिएंटेड क्लास वाली, उसमें भी इसका उल्लेख मैंने किया था। और यहां आप देखें तो बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा है, और यह जो बाबरनामा लिखा गया है यह बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, ठीक है। और यह जो बाबर ने लिखा है, यह लिखा है अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में,
किस भाषा में लिखा? चगताई तुर्की में इसे लिखा गया था। इसमें भारत की भूगोल, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ के लोगों का भी उल्लेख किया गया है। बाबर बताता है कि भारत के लोग देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, महिलाएं तो बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से इसने बाबरनामा में इन सारी चीजों का उल्लेख बाबर ने किया है। ठीक है, और यही आपको तुजुक ए बाबरी के नाम से यह जाना जाता है, तुजुक ए बाबरी। बाद में इसका जो अनुवाद होता है वह बाबरनामा के रूप में होता है। बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद होता है। और यहां पे आप देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना, यह आपको बैरम खां के बेटा थे। यह कौन थे? यह बैरम खां के पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र। और जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि बैरम खां ने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाया था, बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाया था। आगे चलकर बैरम खां और अकबर के बीच में एक युद्ध भी होता है। उस युद्ध में बैरम खां की पराजय होती है। उसके बाद जब वह मक्का मदीना जाने लगता है, तो उसी समय गुजरात में जब वह नमाज अदा कर रहा था, तो एक अफगानी व्यक्ति ने, मुबारक खान ने, उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद उसकी जो पत्नी थी, बैरम खां की जो पत्नी थी, तो उसके पत्नी से आपको अकबर ने निकाह किया। सलीमा बेगम उसकी पत्नी का नाम था। और उसके बाद उनके पुत्र को, अब्दुल रहीम को उसने रखा, शिक्षा दीक्षा दी और उन्हें उनके पिता के पद पर स्थापित किया। खान ए खाना की उपाधि दिया था। और यह अकबर के समय इन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया था और यह आपको फारसी भाषा में किया गया अनुवाद था। तो यह स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखें तो मिर्जा हैदर दोगलत, यह मिर्जा हैदर जो है, मिर्जा हैदर दोगलत या मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर, तो यह आप देखते हो कि यह बाबर का चचेरा भाई था और इसने भी उसका अनुवाद किया है उर्दू भाषा में, बाबरनामा का अनुवाद किया है। एल बेवरी यह एक यूरोपीय हैं और इन्होंने बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों ने जो इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह आप देखते हो कि इसका आंसर डी बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है। चलिए, इसी तरीके से आप लोगों को सही आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तारीख ए राशिदी के लेखक हैं? अब्बास खान शेरवानी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तारीख ए राशिदी, अब्बास खान शेरवानी, मोहम्मद अमीन काजवीनी, मिर्जा हैदर अली दोगलत और अब्दुल हमीद लाहौरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ तारीख ए रसीदी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब्बास खान शेरवानी, मोहम्मद अमीन काजवीनी, मिर्जा हैदर अली दोगलत और अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? यह आपको तारीख ए राशिदी के विषय में पूछा जा रहा है और जल्दी से इसका आंसर बताएं। ठीक है, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ने में लेट हो गया, कोई बात नहीं। कि यह जो तारीख ए राशिदी है यह आपको मिर्जा हैदर दोगलत की पुस्तक, मिर्जा हैदर दोगलत, और यह रचना है तारीख ए राशिदी और ये बहुत फेमस बुक रहा है तारीख ए राशिदी। यह भी बाबर का चचेरा भाई जिसका अभी हमने उल्लेख किया था और इसमें बाबर के पूर्वजों के विषय में, जैसे उमर शेख मिर्जा है बाबर के पिता, तो बाबर के पूर्वजों के विषय में इसमें जानकारी दी गई है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है क्योंकि बाबर के समय से तो जानकारी में मिल ही रही है। तो यह आपको मिर्जा हैदर दोगलत है जिसने तारीख ए राशिदी की रचना की है और इसका सही आंसर बच्चों होगा सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हुमायूं नामा, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, हुमायूं नामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सादिक खान ने हुमायूं नामा लिखा था। सादिक खान, यह पुस्तक हुमायूं के युद्ध अभियानों के बारे में जानकारी देती है। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हुमायूं नामा। सादिक खान रोट हुमायूं नामा,
द बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वार एक्सपीडिशन ऑफ हुमायूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब हुमायूं नामा क्या है, किसने लिखा है? मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग की ओर से सही आना चाहिए, हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा को आप बच्चों देखिए तो यह जो हुमायूं नामा है यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? क्या यह सादिक खान ने लिखा है? यह आपको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा की रचना। और इस पुस्तक में हुमायूं के युद्ध अभियानों के विषय में जानकारी दी जा रही है। गुलबदन बेगम ने लिखी है। यह हुमायूं की बहन थी और जब यह 8 वर्ष की थी तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, बाबर की। हुमायूं ने इसको पाला पोसा। हुमायूं के साथ यह रहती है। कैसे हुमायूं लड़ाई लड़ता है, फिर किस तरीके से हुमायूं को उसके भाइयों ने साथ नहीं दिया, इन सब का इसमें वर्णन की है। वो बहुत फेमस साहित्य है हुमायूं नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा। बच्चों यह तो पता ही होना चाहिए। अगर मुगल साम्राज्य पे अगर मान लो लिटरेचर पे पूछा जाएगा तो इन सब पे जरूर पूछा जाएगा। तो यह गुलबदन बेगम की रचना है, तारिक खान की नहीं, बल्कि किसकी रचना है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम यह कौन थी? यह हुमायूं की बहन थी। इसने लिखा है हुमायूं नामा। और इस पुस्तक में हुमायूं के युद्ध अभियानों की जानकारी दी गई है। बिल्कुल सही है। और इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा गलती किया है, थोड़ी गलती किया है। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखो 2 4 5 साहित्य तो है बच्चों, उसको तो बेटा याद रखना पड़ेगा। अब बाबर नामा आपको, हुमायूं नामा, अकबर नामा और भी जो अनुवादित पुस्तकें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें, उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं। ऐसे प्रश्न को गलत करोगे तो फिर उस अच्छा संदेश नहीं है, नहीं होना चाहिए। अकबर नामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबुल फजल इस पुस्तक के लेखक हैं। अकबर नामा, अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ दिस बुक। आइन ए अकबरी पुस्तक का अंतिम भाग है। आइन ए अकबरी वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब अकबर नामा के संबंध में मैंने कल ही चर्चा किया है कि आज मैं मुगल साम्राज्य के लिटरेचर पर क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे लगा कि आप लोग तैयार करके आएंगे, लेकिन आप लोगों के पास टाइम कहां है कि आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा अपने इवैल्यूएशन के लिए टाइम दे दें। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आप ही लोग को देना है। और मैंने कल ही इस पे चर्चा किया था कि थोड़ा आधे घंटे का टाइम निकाल लो, अपने आप को तो इवैल्यूएट करो कि आप कितना सही हो। जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे, दूसरा कोई, आप उस इंतजार में मत रहो कि कोई टेस्ट सीरीज हो और मैं ज्वाइन करूं और वहां से हमारा वहां केवल ABC ही मिलेगा। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या होता है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जो टेस्ट सीरीज में जो और लोग बनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर किसी ऐसे वैसे को दे दिया जाए तो वह क्वेश्चन नहीं होता है। तो यहां पे आप देखो कि अकबर नामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबुल फजल इस पुस्तक के लेखक थे। आइन ए अकबरी पुस्तक का अंतिम भाग था। अब इसमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? बिल्कुल आप में से बहुत सारे बच्चों ने, अच्छा कल से यही पढ़ रहे हैं शैलेंद्र, चलिए, तो बिल्कुल आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया है। और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वह सी होगा। सी होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो कि अबुल फजल यह आपको अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल हैं। और इनके जो पिता थे, इनके जो पिता हैं, वह इनके पिता हैं शेख मुबारक। शेख मुबारक, जिनके विषय में आप लोगों को पता होगा, शेख मुबारक। इन्होंने ही आपको अकबर के लिए मजहरनामा की जो घोषणा करता है अकबर, तो उस मजहरनामा को 1579 में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा किया था। और मजहरनामा को तैयार करने का काम शेख मुबारक ने किया था, जिस पर 7 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किया था, जो एक प्रमाणिक दस्तावेज माना गया था। और अबुल फजल के ही, यानी शेख मुबारक के ही अबुल फजल भी उनके बेटे हैं और फैजी भी उनके बेटे हैं। फैजी भी उनके बेटे हैं। इसमें आप देखो तो
हुमायूं नामा जो है यह 3 भाग में विभाजित है और इसका जो अंतिम भाग है वह आपको आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके जो पहले भाग हैं उस पहले भाग में तैमूर से लेकर और हुमायूं तक के घटनाओं का वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक? तो इसके फर्स्ट पार्ट में पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के, और सेकंड पार्ट में आपको फिर अकबर के विषय में, और जो थर्ड पार्ट है यह आपको आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, आइन ए अकबरी। तो बिल्कुल इसका आप लोगों ने सही उत्तर दिया है और इसका दोनों ही ए और सी दोनों इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? अब ऑथर ऑफ फुतुहात ए आलमगीरी शेख जैनुद्दीन ख्वाजा अहमद यादगार, ईश्वर दास नागर, आरिफ कंधारी। शेख जैनुद्दीन ख्वाजा अहमद यादगार। अब ये देखो फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए। और फुतुहात ए आलमगीरी भी एक बहुत फेमस यह पुस्तक है क्योंकि इससे भी हमें कुछ बहुत यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। अब कहोगे कि क्या इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है? तो इसमें आपको मुगल और राजपूत संबंधों की जानकारी दी गई है। किसकी? मुगल राजपूत संबंध, मुगल राजपूत संबंधों की जानकारी इसी से हमें मिल रही है, मुगल राजपूत संबंधों की जानकारी। और इसी से हमें पता चलता है कि औरंगजेब और औरंगजेब राजपूत संबंध कैसे रहे हैं, कैसे औरंगजेब ने धार्मिक नीति में परिवर्तन लाया जिसके कारण राजपूतों के साथ उसके संबंध जो है वह तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो यह जो पुस्तक है बच्चों, यह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका सही आंसर सी होगा, नहीं बी नहीं होगा। देखो खुशी ने इसका सी आंसर लगाया है, संतोष ने भी इसका सी आंसर लगाया है। तो यह आपको ईश्वर दास नागर की पुस्तक है, ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है और इसका बच्चों सही आंसर होगा 5 का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखें तो बाबर के विषय में, उसका विजय किस तरीके से उसने जीता, धर्म, प्रशासन, साहित्य, वास्तुकला। अब इससे रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो बाबर जब आता है तो 1526 ईस्वी में, ऐसे तो इसने उसके पहले यह समरकंद में आपको सत्ता पर बैठता है और समरकंद से फिर यह वापस, क्योंकि वहां से वह पराजित होता है और उसके बाद फिर भारत में वह आता है। भारत में आता है तो फिर धीरे धीरे उसने काबुल पर अधिकार किया। तो इन सब से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने सबसे पहले पातशाह की उपाधि कहां ग्रहण की थी? पातशाह की उपाधि, पातशाह की उपाधि। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न को आप गलत कर रहे हो मतलब आपका जो कंपटीटर है वह आपसे क्वेश्चन में लीड लेने जा रहा है, यह आप बिल्कुल समझ जाना। ऐसे प्रश्न का गलत होने का मतलब बच्चों कि आपका जो कंपटीटर है वह आपसे लीड ले रहा है और आप रिजल्ट से पीछे हटने जा रहे हो। तो यहां पे आप देखें कि यह जो पातशाह नामा, अब बाबर को आप देखो तो 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर अधिकार स्थापित किया। 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में यह समरकंद का शासक बनता है। इसी वर्ष इसका पुत्र पैदा होता है जिसका नाम इसने हुमायूं रखा था। 1502 ईस्वी में बेटा इसका जन्म लेता है जिसका नाम इसने हुमायूं रखा। और हुमायूं का मतलब होता है बच्चों भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं कभी भाग्यशाली रहा ही नहीं। जब जन्म लिया तो पिता को अपना साम्राज्य खोना पड़ा और जब वह शासक बनता है तो उसे अपना साम्राज्य खोना पड़ता है। दोबारा जब उसे साम्राज्य प्राप्त होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नाम जरूर इसका हुमायूं था और हुमायूं का मतलब भाग्यशाली, लेकिन भाग्य ने इसका कभी साथ नहीं दिया, भाग्य ने इसका कभी साथ नहीं दिया। उसके बाद 1502 ईस्वी में
एक लड़ाई लड़ी जाती है, शेर ए पुल का युद्ध, और उसी युद्ध में बाबर उज्बेकों से पराजित होता है। बाद में वह आपको समरकंद को छोड़ देता है। फरगना जो एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था मध्य एशिया में, वहां से वह भाग खड़ा होता है अपने कुछ सैनिकों के साथ में, और 1504 ईस्वी में यह आपको काबुल को जीतता है। 1504 ईस्वी में काबुल को जीता, और काबुल जीतने के बाद इसकी जो पैतृक उपाधि थी, बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी, इसकी जो पैतृक उपाधि थी अगर आप ध्यान दो तो इसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। तो इसकी जो पैतृक उपाधि थी वह क्या था, वह था मिर्जा की। इसने इस उपाधि का त्याग किया, त्याग कर दिया, और उसके बाद इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की, तो यह आपको पादशाह या बादशाह, पादशाह बादशाह, तो यह आपको पादशाह की उपाधि ग्रहण करता है। कब, काबुल जीतने के बाद, काबुल जीतने के बाद यह अपने आप को पादशाह कहकर संबोधित करता है। तो इस प्रकार से आपको इन सारी चीजों को पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। तो बिल्कुल इसमें से सही आंसर जो है बच्चों वह है बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह तैमूर का वंशज था, बाबर तैमूर का वंशज था। पानीपत और चंदेरी की लड़ाई जीतने के बाद खानवा की लड़ाई में राणा सांगा का सामना बाबर को करना पड़ा। उसने अपना संस्मरण तुजुक ए बाबरी नाम से लिखा। आसान सा प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बाबर। ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ पानीपत एंड चंदेरी he faced Rana Sanga in the battle of Khanwa. He wrote his own memory तुजुक ए बाबरी। अब इसमें से कौन सा सही, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो बाबर के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। और इसका आंसर जो मैं देख पा रहा हूं डी 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 डी, क्या बात है भाई, अच्छा सी भी कुछ लोग दे रहे हैं, सी भी कुछ लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे। बहुत आसान सा प्रश्न है। बाबर तैमूर का वंशज था, बिल्कुल सही है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नाम से अपना संस्मरण लिखा, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, बिल्कुल सही है। पानीपत और चंदेरी की लड़ाई जीतने के बाद क्या बाबर, उसके बाद राणा सांगा का सामना बाबर को करना पड़ा क्या? जब वह पानीपत के युद्ध लड़ जाता है और जब वह चंदेरी के युद्ध लड़ता है तब क्या वह राणा सांगा से लड़ता है क्या? बल्कि सबसे पहले 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा, 1528 उसके बाद चंदेरी है ना, इसके बाद चंदेरी है ना बच्चों, चंदेरी। अब आपको दिया जा रहा है कि पानीपत और चंदेरी की लड़ाई जीतने के बाद खानवा की लड़ाई, तो क्या यह सही है? अगर ऐसे गलती होगा, ऐसे आप गलती करोगे, यह बाय मिस्टेक नहीं है, यह बहुत बड़ी लापरवाही है, यह बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि जो आपका कंपटीटर है वह ऐसे गलती करेगा? लग रहा है ऐसा गलती करेगा? यानी थोड़ी जल्दबाजी आप दिखाएं, थोड़े उत्साह में आप आते हो। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा उत्साहित बच्चों नहीं होना है, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। जैसे ही उत्साह में आप आते हो वैसे ही कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हो। और यही चीजें मेंस में भी होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखता है अपने अकॉर्डिंग, आप पता चला कि आप उसको तुरंत कुछ से कुछ लिखना स्टार्ट कर दिए और क्वेश्चन का जो मेन डायमेंशन पूछा गया उस पर चर्चा ही नहीं किया, तब तक शब्द ही नहीं बचा। तो इस तरीके से, अच्छा मेडाइवल के बारे में अभी क्लास नहीं किया, कोई बात नहीं। अब जहां पे आप क्लास कर रहे होगे वहां पे क्लास होगी, ठीक है बेटा, जहां आप क्लास कर रहे हो वहां भी होगी क्लास बेटा, वहां पे क्लास अभी होगी, ऐसा नहीं है।
तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां थोड़ा ध्यान से देखें, यानी कौन सा इसका सही आंसर होगा, केवल 1 और 3 सही होगा। ठीक है, केवल 1 और 3 सही होगा इसका सही आंसर, यानी दूसरा सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा रुक कर सावधानी से देखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बाबर के आगमन के साथ भारत में बारूद की शुरुआत हुई। बाबर के आगमन के साथ भारत में बारूद की, एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया दूसरे तरीके से। बाबर ने भारत में तोपों की शुरुआत की। बाबर ने बाजौर के युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। नीचे दिए गए कुटुंब में से सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 उपयुक्त सभी। गन पाउडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द अराइवल ऑफ बाबर। बाबर इंट्रोड्यूस्ड द कैनन एंड मस्केट इन इंडिया। बाबर फर्स्ट यूज द कैनन एंड मस्केट इन बैटल ऑफ बाजौर। ठीक है, अब आप देखें तो के आगमन के साथ भारत में बारूद की शुरुआत हुई। बाबर ने भारत में तोपों की शुरुआत की। बाबर ने बाजौर के युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। अच्छा, आप लोग की ओर से जो आंसर आ रहा है डी। अब आप देखो कि बाबर के आगमन के साथ भारत में बारूद की शुरुआत जो है ना बच्चों, यह ध्यान रखना, यह बाबर के आगमन के साथ नहीं हुई, बल्कि बारूद की शुरुआत इसके पहले हो चुकी है। इसके पहले हो चुकी है बारूद की शुरुआत। अब कहोगे कि कब? तो विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच जब युद्ध हो रहा है, मैंने कल ही कराया है। पता नहीं आप लोग के साथ दिक्कत क्या है, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग सिर्फ बहुत इजीली इसमें, यहां पे आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हो। आपको लग रहा है कि चलो 1 घंटा का वो है, टाइम पास कर लेते हैं। पता नहीं अब क्या आप लोग सोचते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं किसी और कारणों से इसको करवा रहा हूं, जिससे कि प्रीलिम्स को लेकर आज सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंजिंग काम है, वह है प्रीलिम्स, जो आपके पर्सनालिटी को भी डाउन कर देता है। लाख आपके अंदर आंसर राइटिंग की बहुत अच्छे आप लिख भी पाते हो, लेकिन वो क्या काम आएगा? अगर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुए तो वह क्या काम आएगा? वो धरा का धरा रह जाएगा सारी जानकारी। और अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होते ही एक आपके अंदर एक अलग उत्साह होगा, एक अलग एनर्जी आएगा, आपको लगेगा कि चलो एक स्टेज तो मैंने पार किया, और नहीं तो बहुत अच्छा आप सारा सब्जेक्ट करके बैठे रहो। क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं, और कल मैंने इस पे चर्चा किया है। इन सब चीजों को लेकर मुझे बहुत दुख होता है। कभी जब लगता है कि अब बहुत हो गया, अब बंद कर दूं, छोड़ दूं, मुझे लगता है कि मैं भी अपना टाइम खामखा बेकार में कर रहा हूं। और कल मैंने इस पे चर्चा किया था बच्चों कि बारूद का सबसे पहला प्रयोग वह आपको विजयनगर साम्राज्य में हो रहा है, बुक्का प्रथम के समय में, जब वह बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध हो रहा है। तो उस समय सबसे पहली बार एशिया महाद्वीप में सबसे पहली बार बारूद का उपयोग किया गया है। तो यानी यह तो गलत हो गया। बाबर ने भारत में तोपों की शुरुआत की, बिल्कुल सही है कि जो तोपों की जो शुरुआत हो रही है वह बाबर के समय में हो रहा है। इसके पास 2 तोपची भी थे पानीपत के युद्ध में भी। आप देखें, नाराज होने की बात नहीं है। नाराजगी सिर्फ इसलिए है कि मुझे लगता है कि आप लोग, अब क्या मैं बताऊं, मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूं। नाराजगी की सिर्फ यह बात है कि भाई जो नहीं करना चाहिए आप लोगों को इस तरीके से, इसलिए दुख होता है कभी जब इन सारी चीजों को लेकर कि मैं इतने कंटिन्यू इन सारी चीजों को करा रहा हूं, उसके बावजूद भी आप अगर ऐसे प्रश्न को गलत बेटा करोगे तो फिर आज यहां पे केवल गलती नहीं हो रही है, ये गलतियां हर जगह फिर हो जाएंगी ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो भारत में तोपों की शुरुआत इसने बाबर ने किया, और बाजौर के किले को जीतने के लिए सबसे पहले उसने तोप का प्रयोग किया था बाबर ने, सबसे पहले। और बाजौर का किला जीता गया था 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में
यह आपको बाजौर का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इसमें बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए ना, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। यानी इसका बी आंसर सही है, केवल 2 और 3, पहला आंसर सही नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आप देखें तो हुमायूं के प्रारंभिक जीवन और उसकी युद्ध से संबंधित आपको हुमायूं ने जो जो लड़ाइयां लड़ी है तो उससे रिलेटेड आपको प्रश्न यहां पे पूछा जाएगा। आते हुमायूं के कालिंजर के अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुमायूं ने कालिंजर के राजा को पराजित किया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। हुमायूं ने कालिंजर के राजा को पराजित किया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। गद्दी संभालने के बाद, सत्ता में आने के बाद यह हुमायूं का पहला सफल अभियान था। हुमायूं डिफीटेड द राजा ऑफ कालिंजर एंड एनेक्स्ड हिज किंगडम। इट वाज हुमायूं फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन आफ्टर एज्यूमिंग थ्रोन। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे। तो 9 का सी आप लोग बता रहे हो, 9 का सी, यानी दोनों सही आप लोग बता रहे हो। कोई भी आंसर नहीं आ पाया। हुमायूं जब सत्ता में आता है तो आप देखते हो कि हुमायूं जब शासक बना, तो शासक बनता है तो पिता ने इसे कहा था कि मेरे मरने के बाद साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर लेना। उसके 3 और भाई भी थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। वह पिता के मरने के बाद उनकी बातों का अक्षरशः पालन वह करता है, अक्षरशः पालन करता है। और उसने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। किसी भी भाई ने उसका कभी साथ नहीं दिया। और सबसे पहले हुमायूं जब सत्ता पर बैठता है तो इसको कालिंजर पर आक्रमण करता है, लेकिन कालिंजर पर यह इसका असफल आक्रमण होता है। यह आक्रमण किया जाता है, सबसे पहला ही आक्रमण होता है 1531 में, 1531 में यह इसका पहला आक्रमण होता है, लेकिन सफल अभियान नहीं है बच्चों। और उनके राज्य पर अधिकार कहां किया, यह तो हार जाता है, यह तो हार जाता है। तो इसका जो आंसर है वह डी होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने डी दिया है बाद में, तो आप लोगों ने डी दिया है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों को, खैर ऐसे प्रश्न अगर गलत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर गलत हो रहा है तो ये चल सकता है, ऐसा प्रश्न चल सकता है, ऐसा प्रश्न चल सकता है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न लोग गलत कर बैठते हैं या छोड़ देते हैं। तो ऐसा प्रश्न आप मानकर चलो कि ऐसे प्रश्न को आप ट्वीट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर खां द्वारा पराजित किया गया था। अब ये सब प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए। वह 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर खान द्वारा पराजित किया गया था। ईरानी शासक की मदद से उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया। विद द हेल्प ऑफ इरानियन रूलर्स ही कैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। ही वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। तो कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा इसमें से सही होगा? देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखो कि हुमायूं जब सत्ता पर बैठा तो उधर हुमायूं को परेशान करने का काम 2 शासक कर रहे हैं, एक आपको गुजरात की ओर से और एक आपको इधर पूरब की ओर से। अब पूरब की ओर से कौन? तो इधर भी अफगानी है और इधर भी अफगानी है, दोनों ओर अफगानी है। जब हुमायूं इधर बढ़ता है तो यह इधर से बढ़ने लगता है, जब यह हुमायूं इधर बढ़ता है पश्चिम की ओर जाता है तो पूरब से शेर शाह आने लगता है।
तो इस प्रकार से हुमायूं को इन दोनों के साथ लड़ाई लड़ना होता है। इन दोनों के साथ हुमायूं लड़ता है, चाहे वह गुजरात के शासक के साथ लड़े या फिर इधर वह लड़ाई लड़े। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हुमायूं ने दो लड़ाइयां लड़ी शेरशाह के साथ में। एक तो सबसे पहले 1539 में और एक लड़ाई लड़ी जा रही है 1540 में। 1539 में यह जो लड़ाई हो रही है वह चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1539 में चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध। और 1540 में वह कन्नौज या विलग्राम का युद्ध लड़ता है और इसमें शेरशाह से पराजित होता है। दोनों ही लड़ाई में पराजित होता है वह शेरशाह से, 39 में भी और 40 में भी। यानी चौसा के युद्ध में भी और कन्नौज विलग्राम के युद्ध में भी वह शेरशाह के हाथों पराजित हो जा रहा है। ईरानी शासन की मदद से ही उसने 1555 ईस्वी में फिर से दोबारा दिल्ली पर अधिकार करता है। ईरानी शासन की मदद से ही, बिल्कुल सही है कि वह ईरानी फारस का जो शाह था, शाह तहमस्त के ही तो दरबार में वह गया था। जब भारत से वह भागता है, जब वह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, तो उस समय आप देखो कि वहां जो ईरानी शासक था, फारसी शासक, वह शाह तहमस्त था बच्चों, शाह तहमस्त। और इसी के दरबार में फिर हुमायूं जाता है, शाह तहमस्त के ही दरबार में रहता है, यही संरक्षण दिया था। हाँ, तो अभी मॉडर्न इंडिया भी होगा बच्चों। अच्छा, एंशिएंट मेडाइवल से नहीं आता है क्या क्वेश्चन, छोड़ दिया जाए। अब देखो एक बच्चा इसमें लिख रहा है कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आता है। उठाकर इस बार का पेपर बेटा देखना जरा, और उसके पिछले बार का देखना, और ना हो तो थोड़ा सा मेंस का भी देख लेना, इस बार का पता चल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि टीआरपी तुम पढ़ना छोड़ दो, एंशिएंट मेडाइवल बिल्कुल पढ़ना ही मत, केवल मॉडर्न बेटा पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन पक्का होगा, एकदम मत पढ़ना, कसम खा लो आज से कि एकदम एंशिएंट मेडाइवल मुझे देखना ही नहीं है, केवल मॉडर्न पढ़कर जाना। मैं एकदम बिल्कुल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहा हूं कि मत पढ़ना आज के बाद से एंशिएंट मेडाइवल, एकदम कसम खा लेना आज से, अपनी कसम खाकर तैयार हो जाओ कि आज से मुझे नहीं देखना है, ठीक है। चलो, तो एकदम बिल्कुल तुम्हारी कसम है कि तुम आज से एंशिएंट और मेडाइवल पढ़े, तुम्हारी कसम है। अगर तुम इतना ज्ञान दे रहे हो तो मैं तुम्हें कसम दे रहा हूं कि एंशिएंट मेडाइवल तुम आज से मत पढ़ना, एक टीचर का कसम है, समझ जाना। आज से केवल और केवल तुम मॉडर्न पढ़ना। और बेटा रुलाएगा तुमको एंशिएंट और मेडाइवल, रुलाएगा, अभी तुमको पता चलेगा जब एग्जाम दोगे तब। बहुत ज्ञान देने चले हो ना, तो पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे लोग भी बताओ कि एंशिएंट मेडाइवल से प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है। अरे इस बार का तुम देखो उठाकर बेटा कि इस बार मेंस में प्रश्न पूछे हुए हैं, पीटी में प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन मार्क दिया है ना आपको, किसे दिए हो क्वेश्चन मार्क, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यह हुमायूं आपको दो लड़ाई लड़ता है 39 और 40 में। और 39 में यह लड़ाई लड़ता है कौन सा, तो यह है आपको चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और 1540 में कौन सा, यह है बच्चों कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, या इसे क्या कहा जा रहा है, विलग्राम का युद्ध, विलग्राम का युद्ध। और इन दोनों युद्ध में यह क्या हो रहा है, शेरशाह के हाथों वह पराजित हो जा रहा है, ठीक है, शेरशाह के हाथों वह पराजित हो जा रहा है। और फिर वह चला जाता है शाह तहमस्त के दरबार में, ईरानी शासक शाह तहमस्त के दरबार में, वहां जाकर संरक्षण लेता है। फिर उसी के सहयोग से दोबारा यह फिर से आपको भारत पर अधिकार स्थापित करता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक यह जिंदा नहीं रह पाता है। इसने एक नया नगर निर्मित करना चाहा था, जिसे कहा जाता है दीन पनाह नगर,
और उसी में एक पुस्तकालय इसने बनवाया था। ठीक है, अच्छे वो मुझसे पूछ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं तो बेटा सभी जगह से आता है, नहीं तो मैं एंशिएंट मेडाइवल क्यों कराता? अगर क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं कराता। और पूछने की बात क्या है, तो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस देखो आप उसमें। अगर सिलेबस में एंशिएंट मेडाइवल न दिया हुआ हो तो कोई मतलब नहीं है। मान लो अगर जो चीजें सिलेबस में ना हो तो उसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, उसे हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया होगा, अगर वो पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, दोनों सभी चीज पढ़ना है, सभी चीज पढ़ना है। ठीक है, मेंस के लिए यहां से कम पूछा जाएगा, मेंस के लिए नहीं पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में केवल मेंस का पार्ट होता है जो वहां से पूछ दिया जाता है, तो इसे हम लोग को देखना है। और इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर जो होगा, यानी 1540 कनौज की लड़ाई में शेर खां द्वारा पराजित किया गया था, बिल्कुल सही, ये भी सही, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो आप लोग खामखा भटकते हो, आप लोग भटकते हो, यहां पे फोकस करो बेटा। अब उधर लिखते हो, मैं उधर देखने लगता हूं, ना देखूं तब आप लोग का प्रश्न कि सर मैंने पूछा आपने देखा नहीं। ठीक है, अनावश्यक चर्चा ना करें, क्वेश्चन पर फोकस करें। 1 घंटे का समय है, बहुत बहुमूल्य समय है, यहां पे ध्यान दें, सभी लोग यहां पे ध्यान दें। कोई किसी पे कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं लिखेगा। निम्नलिखित में से किसने अपने सम्राट पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, किसने अपने सम्राट पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? शाही बेगम, शाही बेगम, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरजहां बेगम। किसने अपने पति के लिए, किसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? जल्दी से आप लोग बताएंगे। शाही बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरजहां बेगम, कौन सा सही है? कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग बताएं, चलिए जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में भी। बच्चों यह जो है सम्राट पति के लिए किसने मकबरे, तो यह हाजी बेगम के द्वारा बनाया जाता है, यह हुमायूं की विधवा थी, और इसी के द्वारा कौन सा मकबरा बनाया गया? यह है बच्चों हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। और यह आप देखो तो अष्ट गुंबजीय मकबरा है, अष्ट गुंबजीय मकबरा। यह भारत का पहला मकबरा है जो द्विगुंबदीय शैली में निर्मित है। द्विगुंबदीय शैली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारा प्रश्न इस पे पूछा जाता है। भारत का पहला मकबरा जो द्विगुंबदीय शैली में निर्मित है, 4 भाग शैली में निर्मित है, जिसे आपको कहा जाता है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी के नकल पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण होता है। तो बिल्कुल यह सही है कि यह आप लोगों ने जो आंसर दिया कि 11 का सही आंसर क्या होगा? यह होगा बी। ठीक है, 11 का बी। ठीक है, 11 का बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी उपलब्धियां, विजय, प्रशासन, सेना, वित्त, न्याय, पुलिस, मुद्रा, इन सब के विषय में प्रश्न आपको पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? वह कौन सा शासक है बच्चों? ठीक है, कौन सा शासक है जो पहले आपको हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? वह कौन सा शासक है? बाबुल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, कौन सा? ठीक है, कौन सा है? हाँ, जहांगीर के मकबरे का निर्माण। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? यहां पे पूछा गया है किसने अपने सम्राट पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जहांगीर का मकबरा उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको यहां पे आप सही आंसर मानोगे। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? तो यह आप देखते हो कि शेरशाह सूरी। किस शासक ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान? तो शेरशाह सूरी जब आपको 1539 में चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में जब इसने हुमायूं को पराजित किया,
तो इसी के बाद इसने शेर खान से यह आपको हजरत आला की उपाधि, सॉरी, जब यह आपको यह हजरत आला की उपाधि जो इसने ग्रहण किया, तो हजरत आला की उपाधि इसने ग्रहण किया बंगाल के शासक को पराजित करके, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके इसने क्या किया, तो नुसरत शाह को पराजित करके इसने हजरत आला की उपाधि इसने ली थी। और बाद में यह आपको 1539 में जब चौसा का युद्ध बच्चों करता है, तो चौसा के युद्ध में इसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण किया। 1539 में चौसा के युद्ध में, और फिर 1540 में आप देखते हो कि यह आपको 1539 में इसने आपको अपना सिक्का ढलवाया, खुतबा पढ़वाया चौसा के युद्ध में, और फिर 40 में तो हो ही जा रहा है, फिर तो वह हुमायूं को भगा ही देता है। तो इस प्रकार से वह है शेर शाह। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। निम्नलिखित युद्ध पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। बहुत सही से, ध्यान पूर्वक, थोड़ी सावधानी अगर हटी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको बहुत सही से आप लोग जल्दी से इसको आंसर आप लोग दें, कौन सा इसमें से सही है। यानी कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। दौरा की लड़ाई, सूरजगढ़ की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई और चौसा की लड़ाई। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दें और क्रम में इसे लगाना है, क्रम में लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित युद्ध पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं इसका व्यवस्थित आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा। सबसे पहली लड़ाई कौन सी लड़ी गई? अच्छा, गजराज ने दिया है ए, भावना ने दिया है बी। यहां पे देखो, अब दौरा की लड़ाई कब हो रही है बच्चों? यह 1532 में, ठीक है, 1532 में। सूरजगढ़ का युद्ध कब हो रहा है? 1534। कन्नौज कब हो रहा है? 1540। चौसा कब हो रहा है? 1539। अब देखो इसमें से सही कौन सा है? 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, उसके बाद 4, 1 2 4 3, 1 2 4 3। इसका सही आंसर बच्चों है डी, इसका सही आंसर है डी। तो डी इसका सही। अब ऐसे डेट वाला फैक्चुअल क्वेश्चन को थोड़ा अगर सही से आप काम करेंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। इसी से आपका आ जा रहा है, कम से कम छोड़ो आप, इधर ही आप देख लो तो कन्नौज और चौसा, इसी से आपका आंसर निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। शेरशाह काल के दौरान प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल शेरशाह के तहत प्रांतीय सरकारें विकसित हुई। शेरशाह ने सीकों और सरकारों की संरचना को सुदृढ़ किया। प्रशासन से संबंधित बच्चों प्रश्न है, ध्यान पूर्वक थोड़ा इसको आप लोग देखना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व ओनली अंडर द शेरशाह। शेरशाह consolidated the structure of Sikh and Sarkar. Which of the statement given below is are correct? जल्दी से जरूर आंसर इसका दें, जल्दी से इसका आंसर दें कि सही आंसर इसका क्या होगा। केवल शेरशाह के तहत प्रांतीय सरकारें विकसित हुई। केवल, केवल जब भी यह वर्ड आए, सभी, केवल, तो क्या करना है? पहले उसको लिस्ट से बाहर कर देना है। ऐसे भी प्रांतीय सरकारें विकसित जो की गई थी वह मुगलों के समय में, मुगलों के समय में। शेरशाह प्रांतीय प्रशासन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, केंद्रीकृत व्यवस्था उसकी है, और केंद्र के बाद सीधे वह जिले स्तर पर प्रांतीय प्रशासन व मुगलों की विशेषता बन रही है। तो यह आपको गलत है। शेरशाह ने सिखों और सरकारों की संरचना को, सिख और सरकार, सरकार जो जिला कहा जाता था और सिख जो परगना कहा जाता था, तो उसको उसने मजबूत किया था, उसको उसने मजबूत किया था। तो यह आप देखते कि यह केवल सही है, यानी केवल बी सही है। और आज आप लोगों ने इसको बिल्कुल पकड़ा भी सही तरीके से, ठीक है।
सही तरीके से। बहुत प्रयास करने के बाद आप लोग इस जगह पर पहुंचे, क्योंकि इसके पहले आप लोग कंटिन्यू ऐसे प्रश्न को आप लोग गलत कर रहे थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चकला शब्द का प्रयोग, चकला शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में किया गया है। यह क्या था? क्या चकला वो रोटी बेलने वाला? क्या चकला? चकला शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में किया गया है। यह था क्या? परगना के समान, सरकार के समान, सूबा और परगना के बीच प्रादेशिक इकाई, लेकिन सरकार के समान नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज दिस वाज। अब देखो ऐसे प्रश्न यूपीएससी में एक आध जरूर पूछा जाएगा, एक आध जरूर ऐसे टर्म्स को उठाकर पूछा जाता है। अब ऐसे प्रश्न को अगर आप छोड़ भी देते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सामान्य तौर पर वो सही नहीं होते हैं। अगर जानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। चकला शब्द का प्रयोग अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग सही तौर ओर जा रहे हो। अच्छा, क्या फर्स्ट बार चकला? हाँ, चकला। अब यह जो था, आप यह ध्यान रखो, यह जिला स्तरीय प्रशासनिक विभाग था, और यह मुगल काल में, शाहजहां के काल में जिला स्तरीय एक प्रशासनिक विभाग का गठन किया गया। जिला स्तरीय एक प्रशासनिक विभाग था जिसे चकला कहा जाता था। अब होता क्या है ना कि सामान्य तौर पर बहुत सारी बुक्स जब आप और अंदर में जाओगे तो बहुत सारी चीज निकल कर आता है, ठीक है। यह एक प्रशासनिक विभाग था, जिला स्तरीय एक विभाग था बेटा। चकला यह आपको जिला स्तरीय एक प्रशासनिक विभाग था जिसका गठन शेर शाह के शासनकाल में किया गया था। बस यह सूबा और परगना के बीच का विभाग, यह आपको है। सही आंसर यह है, यह जिला स्तरीय, और इसका गठन किया किसके द्वारा किया गया? बस याद रख लेना है कि यह आपको जिला स्तरीय एक प्रशासनिक विभाग जिसे चकला कहा जाता था, और इसका गठन शेर शाह ने किया था। बस हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों, जल्दी से आ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पट्टा और कबूलियत के संबंध में गलत विकल्प चुनें। अब पट्टा कबूलियत तो आप लोगों को पता होगा। पट्टा और कबूलियत यह आपको शेर शाह ने जारी किया था। प्रत्येक किसान को लिखित अब इसमें क्या है? गलत विकल्प चुने। ध्यानपूर्वक सुनकर जल्दी से आंसर देंगे। प्रत्येक किसान को लिखित दस्तावेज के रूप में दिया गया था जिसमें सरकार का हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। पट्टा। प्रत्येक किसान को भूमि कर नगद में देना पड़ता था। किसान कबूल वादा करते थे, कबूलियत, कबूलनामा। उन्हें पट्टा के बदले कर का भुगतान करना चाहिए, यह आपको किसान कबूलनामा किया करते थे। किसानों को भूमि कर को सीधे सरकारी खजाना में जमा करने की आवश्यकता थी। अब यह आपको स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पट्टा और कबूलियत के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, लॉन्ग विकल्प से पता चला था उसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी वो भी काम कर जाता है, गेस भी, लेकिन हर जगह गेस नहीं। अच्छा, पट्टा का और कुछ नाम है सर जी? नहीं बेटा, पट्टा और कबूलियत ही इसे कहा जाता है। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था पट्टा और कबूलियत के नाम से ही उसमें आप पढ़ोगे, पट्टा और कबूलियत, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अब देखो शेर शाह ने क्या किया था कि शेर शाह राजस्व में, भू राजस्व में सुधार करना चाहता था, राजकीय आय में वृद्धि करना चाहता था। उसके लिए उसने क्या किया कि उसने किसानों को सुरक्षा देने के लिए, ध्यान से सुन लो, किसानों को सुरक्षा देने के लिए शेर शाह ने किया क्या? तो किसानों को सुरक्षा देने के लिए, किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों, शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को लेकर आया। पट्टा एवं कबूलियत, ठीक है, कबूलियत। अब पट्टा क्या होता था? यह एक लिखित दस्तावेज होता था। जैसे शेर शाह ने भूमि की माप करवाई थी, पहले उसने भूमि की माप करवाई, भूमि का वर्गीकरण किया। वह किसानों को, रैयतों को सुरक्षा देना चाहता था। तो उसके लिए यह हुआ कि भाई कोई भी अधिकारी यह ना हो कि कभी भी किसान से अतिरिक्त राजस्व की वसूली कर दे।
अब उसके लिए उनकी भूमि माप करवाई कि भाई किसके पास कितनी भूमि है, राज्य की कुल भूमि कितनी है, किसानों के पास कितनी भूमि है। फिर उनको पट्टा दिया गया, एक दस्तावेज जो नहीं होता है पट्टा लिखित, जिसे आप रजिस्ट्री आज के संदर्भ में कर सकते हो, तो वह पट्टा उन्हें प्रदान किया जाता था और फिर उसको किसान एक्सेप्ट करता था। यानी जो कोई भी आप देखते हो फॉर्म भरते हो तो लास्ट में होता है ना कि आप अपना साइन करें, यहां 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 करें, तो आप कबूल करते हो ना कि अगर इस तरीके से कुछ भी, अरे इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन लेते होगे तो वहां भी आपको कबूल करते हो कि अगर मेरा मान लो कि मैं दोबारा फीस मांगने का अधिकारी नहीं हूं, या इस तरीके से करते हैं ना, हर जगह आप देखते होगे कबूल करते हैं, तो उसे कबूलियत कहा जाता है। तो प्रत्येक किसान को लिखित दस्तावेज के रूप में दिया गया था यह पट्टा, जिसमें सरकार का हिस्सा स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेखित होता था। क्लियर है? बिल्कुल सही है। प्रत्येक किसान को भूमि कर नगद में देना पड़ता था। बिल्कुल नहीं बेटा, शेरशाह ने किसानों को कहा था ना, क्या भूमि नगद में देना पड़ता था? क्या भूमि नगद में देना पड़ता था? भूमि दोनों रूपों में, तो प्रत्येक किसान को भूमि कर नगद में देना पड़ता था? नहीं, किसान भू कर को किसी भी रूप में दे सकता है, नगद रूप में भी दे सकता है, अन्न के रूप में भी दे सकता है। यानी यह आपका है गलत, यह आपका है गलत। क्लियर? अब आप देखते हो तो नेक्स्ट आप देखो, अब किसान कबूल वादा करते थे कि उन्हें पट्टा के बदले कर का भुगतान करना चाहिए। बिल्कुल, किसान इस चीज को कबूल किया करते थे, तो उसे कबूलनामा कहा जाता था। और किसान को भूमि कर को सीधे केंद्रीय खजाने में, बिल्कुल, क्योंकि शेरशाह की जो व्यवस्था थी वह क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। यही था ना बच्चों, यही शेरशाह की व्यवस्था थी ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें क्या था? सरकार और प्रजा के बीच प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष संबंध। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा गलत है? बी गलत होगा। आसान सा तो प्रश्न है, आप लोग केवल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न देखकर डर गए, तो इसमें आपको बी गलत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी आते हैं हम लोग। शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली में किला ए कुहना, जौनपुर में अटाला मस्जिद, गौर में बड़ा सोना मस्जिद, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया आपको। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक, क्या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है? नहीं है। बड़ा सोना मस्जिद है? नहीं है। अटाला मस्जिद है? नहीं है। किला ए कुहना, यह आपको किसने निर्माण किया था? यह आपको शेरशाह ने किया था। तो इसमें तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया। यानी सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका हो गया ए। बिल्कुल दीपांशु ने ए दिया है, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही आंसर। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों आते हैं। निम्नलिखित में से किला ए कुहना मस्जिद की स्थापत्य विशेषता कौन सी है? किला ए कुहना मस्जिद की, हाँ 17 का ए, बिल्कुल 17 का ए। ठीक है, अब आप देखें तो किला ए कुहना मस्जिद की कौन सी स्थापत्य की कौन सी विशेषता है? किला ए कुहना मस्जिद, जिसका निर्माण आपको शेरशाह ने किया था। ट्यूडर मेहराब, वास्तुकला की राजस्थानी शैली, लोधी शैली, या उपरोक्त सभी? किला ए कुहना मस्जिद कौन सी इसकी विशेषता है? अब आप देखो कि यही आगे चलकर इसी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर स्थापित किया था, धर्म का शरण स्थली। बाद में हुमायूं उसे ही बनाता है धर्म का शरण स्थली। तो यहां किला ए कुहना मस्जिद में आप देखें तो इसमें मेहराब, घुमावदार मेहराब का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें वास्तुकला की राजस्थानी शैली भी है बच्चों। जैसे आप किला ए कुहना मस्जिद में देखोगे तो राजस्थानी शैली क्या होता था? छतरी, छतरी, यह जो ऊपर जो ऐसे बना होता था बुर्ज के ऊपर, और ऐसे जो आप देखते थे छतरी, तो यह आपको राजस्थानी शैली की विशेषता थी। लोधी शैली, समतल छत, यानी इसमें आप देखें कि लोधी शैली की जो समतल छत था, लोधी शैली में यानी छत कैसा? तो समतल, बिल्कुल प्लेन। तो यह भी इसमें हम देखते हैं कि किला ए कुहना मस्जिद में, यानी किला ए कुहना मस्जिद में ये सारी विशेषताएं बच्चों, बिल्कुल सही। डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो इसमें सारी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं, तो यह आपको बिल्कुल सही आंसर इसका डी है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज के सेशन का यह बच्चों लास्ट प्रश्न है,
और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इसको सही से आंसर दें। हेमू को निम्नलिखित सूर्य शासकों में से किसका मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? हेमू को इस्लाम शाह सूर, जलाल शाह सूर, मोहम्मद आदिल शाह सूर, उपरोक्त सभी किसका मंत्री नियुक्त किया गया था हेमू को? जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से आंसर देंगे, ठीक है। कौन सा? हेमू को निम्नलिखित सूर्य शासकों में से किसका मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? किसका? हेमू को। और हेमू अंतिम व्यक्ति था जिसे विक्रमादित्य की उपाधि जिसने ग्रहण की थी, अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अब यहां पे आप देखें तो हेमू को सूर्य शासकों में से किसका मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? आप देखें कि मोहम्मद आदिल शाह बेटा, इसी का तो सेनापति है हेमू। हेमू रिवाड़ी का एक बनिया था, पहले यह नमक बेचा करता था। इस्लाम शाह के समय में यह दिल्ली का सहना नियुक्त हुआ था। इसके समय में यह दिल्ली का सहना ए मंडी होता था ना, बाजार अधीक्षक, तो यह दिल्ली का सहना नियुक्त हुआ था। और मोहम्मद आदिल शाह के समय में यह सेनापति था, ठीक है। तो यह आप देखते हो कि आदिल शाह के सेनापति यही था जो पानीपत के युद्ध में लड़ता हुआ द्वितीय युद्ध मारा जाता है, हेमू यही सेनापति था। तो यह आपका इसका सही आंसर सी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने इसमें से आंसर भी दिया है। हाँ, तो यह आज का सेशन था बच्चों, यह समाप्त हुआ। आज हम बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू आप सभी लोगों को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें। और कल फिर हम लोग आगे इसका कंटिन्यू जब करेंगे तो वह हम लोग अकबर के संदर्भ में उसे देखेंगे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां यानी अन्य जो मुगल शासक हैं उनके संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि मुझे अगली क्लास के लिए भी लेट हो रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सभी को।